एक के बाद एक 7 गैस सिलेंडर फटने के कारण भीषण आग ने जोगी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। लेकिन किसे पता था कि वह भूतिया आतंक की एक नई आपदा का संकेत है जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रही। कौन जानता है कि ये कब खत्म होगा, लेकिन इस बस्ती को पता है कि ये डरावनी स्थिति कैसी दिखती है, क्योंकि इस इलाके में शादी करना एक बहुत बड़ी चुनौती था। दुर्भाग्य से इन सभी को अपनी शादी कहीं और बाहर जाकर करनी पड़ती थी, और ना कि उस विशेष क्षेत्र में, क्योंकि जली हुई दुष्ट आत्मा ऐसा होने ही नहीं देती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मुंबई ओशिवरा का किस्सा है। ये आयशा ने मेरे साथ शेयर किया। आयशा ने मुझे बताया कि वो जिस बिल्डिंग में रहती थी, उनके एक पड़ोसी थे। उनके जो पड़ोसी थे ना, वो बहुत ज्यादा अमीर थे। उनकी फैमिली में एक दादी माँ रहते थे। दादी माँ का एक बेटा था जिसका नाम मुकेश अंकल था। मुकेश अंकल फर्नीचर का काम करते थे। ये लोग बहुत पैसे वाले थे। जो आंटी थे, मतलब मुकेश अंकल की जो वाइफ थी, वो हाउस वाइफ थी। मुकेश अंकल की एक बेटी थी जिसका नाम दीपा था। दीपा की उम्र 22 साल की थी। मुकेश अंकल का जो घर था ना, बहुत बड़ा घर था। उनका 3 बेडरूम का घर था, और मस्त जाते ही एंट्रेंस में ना एक बड़ा सा हॉल था। उस हॉल में एक बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ था। मस्त सोफा वगैरह सजाया हुआ था। बहुत अंकल का खूबसूरत घर था। और जाते ही ना राइट हैंड में अंकल का किचन भी था। किचन भी अंकल का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा था। अंकल बहुत अमीर थे। और इस बिल्डिंग से लगते ही ना एक बहुत बड़ी बस्ती थी। अंकल की जो बेटी थी जिसका नाम दीपा था ना, जैसे दीपा की स्टडी खत्म होती है तो एक दिन दीपा की शादी के लिए एक लड़का आता है, साथ में उसका परिवार आता है दीपा को देखने के लिए। उसी दिन दीपा की मंगनी होती है। इस मंगनी में आयशा को भी बुलाया जाता है, और उसी दिन दीपा की शादी भी तय हो जाती है। एक हफ्ते के बाद दीपा की शादी फिक्स हो जाती है। पूरा परिवार इससे बहुत खुश होता है। दीपा की जो शादी है ना, बहुत बड़े घर में होने वाली होती है। सब लोग इससे बहुत खुश होते हैं। अब क्या होता है, मंगनी की रात को ही ना दीपा हॉल में बैठी है, टीवी देख रही है और अपने मंगेतर से बात कर रही है। वो बात करते करते उसको ऐसा लग रहा है जैसे किचन में से ना बर्तन गिर रहे हैं। धाड़ धाड़ बर्तन गिरने की आवाज आती है। वो हॉल में से ही ऐसे सोफे पर झुक कर ना देखती है, किचन की साइड देखती है कि कौन है। जैसे वो किचन की साइड झुक कर देखती है ना, तो वो देखती है किचन में ना एक बहुत भयंकर, एकदम डार्क काला सा साया है। वो जो साया है ना, एक औरत का है। दीपा देखकर एकदम डर जाती है। दीपा की आंखों के सामने वो जो साया है ना, फट से ओझल हो जाता है। अब दीपा बहुत डरी हुई है। फटाफट क्या करती है, अपने रूम में आती है, और अपना रूम में आकर वो फटाफट अपने मुंह पर चादर ओढ़कर लेट जाती है। वो सोचती है मम्मी डैडी को जगाऊं कि नहीं जगाऊं। बहुत डरी हुई होती है। ऐसा करते करते अब दीपा की आंख लग जाती है। अब सुबह होती है तो दीपा के जो फादर है ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और अपना काम पर निकल जाते हैं। दीपा की जो मम्मी है वो सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। दीपा की जो दादी है वो अपने बेडरूम में है, और दीपा अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी मेरे को ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मैं ऐसा करती हूँ अपने रूम में जाकर सो जाती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है तू सो जा, मैं मार्केट के लिए निकलती हूँ। उसकी मम्मी मार्केट के लिए निकल जाती है। अब दीपा ना सो रही होती है। सोते सोते दीपा एकदम फट से उठती है और जाकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे वो मिरर के सामने अपने आप को देखती है ना, तो दीपा ना जोर से चीखती है, आ करके चीखती है, और देखती है दीपा जो उसकी जो आँख की आईब्रो है ना, वो पूरी आईब्रो उड़ गई है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो सो रही थी ना, उसको किसी ने तेज नोकदार हथियार से, जैसे छुरी से ना, उसकी पूरी आईब्रो धक देने उड़ा दी है। वो देखकर बहुत चौंक जाती है, डर जाती है। उसकी जैसी चीख निकलती है ना, उतने में फट से डोरबेल बजती है। जैसे डोरबेल बजती है तो दीपा ऐसे मुंह ढककर ना अपना पूरा यहाँ पर पूरा अपना फेस एक साइड का उसने ढका हुआ है, और वो दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलती है, अपनी मम्मी को देखती है। अपनी मम्मी को देखकर ना दीपा जोर जोर से रोने लग जाती है। दीपा की जो आवाज सुनकर अभी दीपा की दादी आती है। दीपा की दादी आती है तो पूछती है कि क्या हुआ। दीपा अपना फेस दिखाती है कि देखो दादी, मेरा ना किसी ने आईब्रो पूरा उड़ा दिया, मैं सो रही थी। तो सब लोग बहुत चौंक जाते हैं। तो दीपा की दादी दीपा की मम्मी को बोलती है ऐसा कर, तू इसको ना पंडित जी के पास लेकर जा। और अक्सर दुल्हन के साथ ऐसा कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, बुरी आत्माएं उन पर जल्दी अटैक करती हैं। तो दीपा की मम्मी बोलती है अरे पंडित जी तो बाहर गए हुए हैं, वो तो कल आएंगे। तो ऐसा करती मैं ना घर में पाठ पूजा कर लेती हूँ, अगरबत्ती जलाती हूँ। दीपा की मम्मी पूरे घर में पाठ पूजा करती है, घूम घूम के पाठ पूजा करती है, अगरबत्ती घुमाती है। अब क्या होता है, पूरा दिन ऐसे ही वो दीपा के साथ रहती है कि दीपा को कुछ हानि ना हो। अब जैसी रात आती है, दीपा की मम्मी जो होती है अपने बेडरूम में जाती है, अपने हस्बैंड के साथ सो जाती है। जो
उसकी दादी है वो अपने बेडरूम में सो रही है। लगभग 12 बजे का टाइम है और दीपा अपने मंगेतर से बात कर रही है। बात करते करते ना दीपा को अपनी दादी की चीख सुनती है। दीपा फट से जाती है, उस अपनी दादी की चीख सुनकर वो जैसे फट से जाती है ना, तो उसके मम्मी डैडी भी फटाफट उसी रूम में उसके दादी के रूम में आ जाते हैं। जैसे आते हैं तो देखते हैं कि जो दीपा की दादी है ना वो नीचे गिरी हुई है जमीन पर और बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। तो दादी को देखकर दीपा पूछती है, दादी माँ क्या हो गया? तो उसकी दादी बोलती है, मीरा आई थी, मीरा। तो मुकेश अंकल बोलते हैं कि मीरा कैसे आ सकती है, उसको तो मरे हुए 1 हफ्ता हो गया है, वो कैसे आएगी? दीपा की दादी अपने बेटे को बोलती है, मैं तेरी माँ हूँ, बेटी नहीं हूँ, मेरे ऊपर अपना हुक्म मत चला, जो मैं बोल रही हूँ ना उसको सुन और उस पर यकीन भी कर। तो अब क्या होता है, दीपा की मम्मी बोलती है, पहले ना हम लोग ऐसा करते हैं, मम्मी को बेड पर लिटाते हैं। सब लोग अभी क्या करते हैं, आंटी को पकड़ते हैं, बेड पर लिटाते हैं और दीपा की मम्मी दीपा को बोलती है, ऐसा कर तो अपने रूम से ना बाम लेकर आ, मैं मम्मी को कमर पर थोड़ा मालिश करती हूँ, उनको लग गया है। तो दीपा बोलती है ठीक है। अब दीपा ना अपने रूम में बाम लेने के लिए जाती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है तो वो भी फट से चीखती है और उसकी चीख सुनकर ना उसके मम्मी डैडी दौड़े दौड़े उसके रूम में आते हैं और उसके रूम में आते हैं और सब लोग देखकर चौंक जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि दीपा के ड्रेसिंग टेबल पर ना मीरा बैठी है। मीरा बैठी है और उसकी पूरी गर्दन उल्टी है, एकदम टेढ़ी, 160 डिग्री पे उसकी पूरी गर्दन टेढ़ी हुई है। अब सब लोग इतना चौंक जाते हैं, सबके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे, हिल भी नहीं पा रहे हैं। और मीरा क्या करती है, कंघी उठाती है ड्रेसिंग टेबल से और अपने बाल बनाने लग जाती है। बाल बनाते बनाते वो क्या करती है, अपना लिपस्टिक लेती है, पूरी लाल लाल अपने होठों को रंग लेती है और जोर जोर से हंसने स्टार्ट कर देती है। और मीरा की जो स्किन है ना वो कभी कभी नॉर्मल दिखती है और कभी कभी जली हुई, पूरी काली काली, एकदम काली काली दिखती है। पूरी जली हुई स्किन दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है, जली हुई दिख रही है और वो जोर जोर से हंसती जा रही है। और हंसते हंसते ना मीरा अचानक से उठती है और दीपा को धक्का मार के ना गायब हो जाती है। दीपा धाड़ देने जमीन पर गिरती है, पटक के उसको इतनी जोर से पटका होता है कि उसके सर पर बहुत बुरे से चोट लगती है। अब पूरा परिवार बहुत डरा हुआ है। मीरा को देखकर सब लोगों की नींद हराम हो गई है। तो सब लोग क्या करते हैं, हॉल में बैठते हैं। पूरी रात कोई नहीं सोता है, सब लोग परमेश्वर का नाम लेते हैं, बहुत डरे हुए हैं। अब करे तो क्या करे? तो फाइनली सब लोग डिसीजन लेते हैं कि हम लोग सुबह जैसे होगी ना तो दीपा के मामा के घर पर जाएंगे, वहाँ पर ही हम लोग कुछ दिन रहेंगे। और कुछ दिन सब लोग ऐसा ही करते हैं, दीपा के मामा के घर पर जाते हैं, रहते हैं और फाइनली वो लोग क्या करते हैं, नया घर ले लेते हैं। दोस्तों ये जो मीरा है ना अब इस बिल्डिंग में बार बार देखी जाती है। इसी बिल्डिंग में मीरा काम करती थी, अक्सर लोग इसको देखते हैं। मीरा को मरे हुए 1 हफ्ता हो गया है। मीरा की बस्ती में भी बहुत सारे लोग ना उसको रात को देखते हैं और देखकर एकदम डर जाते हैं। अब मीरा को मरे हुए 1 हफ्ता हो गया है। जो मीरा थी ना इससे पहले वो दीपा के घर पर झाड़ू पोते का काम करती थी और वो एक बस्ती में रहती थी और मीरा की शादी भी होने वाली थी। अब क्या होता है, बस्ती में ना आग लगती है। आग लगने के कारण ना एक के बाद एक 7 गैस सिलेंडर फट जाते हैं। इतनी आग भयंकर लगती है कि उसमें मीरा की मौत हो जाती है। मीरा के साथ बहुत सारे लोगों की भी मौत हुई है, लेकिन मीरा की शादी होने वाली थी ना तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। अब जहाँ कहीं भी जिसके आसपास जहाँ कहीं भी किसी की भी शादी होने वाली होती है ना तो मीरा वहाँ पर जाती है और लोगों को तंग करती है। जिसकी भी शादी होने वाली होती है तो लोगों को तंग करना स्टार्ट कर देती है। दूल्हा हो दुल्हन हो किसी को भी पास जाएगी, उसकी ऐसी रातों की नींदें हराम कर देगी। सब लोग क्या करते हैं, उस एरिया से बाहर जाकर के ही अलग जगह पर शादी करते हैं। अब ये जो मीरा है ना सबकी नाक में इसने दम करके रखा है। बहुत सारी पूजा पाठ भी करवाई है लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मीरा की आत्मा ऐसे ही कंटिन्यू भटकती रहती है। आज इस बात को 12 साल हो चुके हैं। 12 सालों से यही कहानी चलती आ रही है। जो आयशा है वो आज भी उसी बिल्डिंग में रहती है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब इंसान की इच्छा अधूरी रह जाती है और किसी न किसी एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो जाती है तो वो आत्मा भटकती रहती है और लोगों को आकर परेशान करती ही रहती है। इसके लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली आदमी का होना बहुत जरूरी है जो ऐसी दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिला सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।